हाय गाइस, वीडियो नंबर 76 है क्लास 12 की। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 तक हमने करे थे। अब आगे करते हैं। देखो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जो एक लाइन जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे जो एंगल बना रही है, जैसे एक्स एक्सिस पे बना रही है अल्फा, वाई पे बीटा, जेड एक्सिस पे गामा, तो इसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल। और उनकी इनकी कोसाइन वैल्यू को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इनकी कोसाइन वैल्यू को क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन वैल्यू क्या होती है बताता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन होती है एल एम एन। तो एल होगा कॉस अल्फा, एम होगा कॉस बीटा, एन होगा कॉस गामा। ठीक है, एल होगा कॉस अल्फा, एम होगा कॉस बीटा, एन होगा कॉस गामा। एल एम एन होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एल हो गया जो एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू, एम हो गया जो एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है, जो वाई एक्सिस पे एंगल बन रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू, एन हो गया जो जेड एक्सिस पे एंगल बन रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू। ठीक है जी। एक लाइन जो एक्स वाई जेड एक्सिस पे एंगल बना रही है तो उसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल। जैसे एक्स एक्सिस पे बन रहा है अल्फा, वाई एक्सिस बीटा, जेड एक्सिस पे गामा, ये होंगे डायरेक्शन एंगल। और इनकी कोसाइन वैल्यू को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन डिनोट होता है एल एम एन से। एल हो गया कॉस अल्फा, एम हो गया कॉस बीटा, एन हो गया कॉस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे ना, क्योंकि कोसाइन वैल्यू है। कोसाइन वैल्यू मतलब कॉस के टर्म में। कॉस मतलब यही कॉस थीटा जो होता है, ये कॉस। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन कोसाइन। अब समझते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। जो ए बी सी से डिनोट होते हैं, किससे डिनोट होते हैं? ए बी सी से। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ए बी सी से डिनोट होते हैं। ये प्रपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। ये प्रपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन के। ये क्या होते हैं? प्रपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। लेट ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k। इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। देखो ये रहा 12th क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? अब यहाँ एंगल तो दे नहीं रखा कोई, मैंने बताया ही नहीं कि अगर एंगल ना दे रखा हो, अल्फा बीटा गामा ना दे रखा हो, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे अब बताऊंगा। देखो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है मुझे। अल्फा बीटा गामा मतलब एंगल्स नहीं दे रखे। अगर एंगल दे रखे होते, सपोज दे रखा होता 30 45 60 एंगल बन रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, तो एल हो जाता कॉस 30, एम हो जाता कॉस 45, एन हो जाता कॉस 60। ठीक है, वो तो ईजिली हो जाता। लेकिन यहाँ जब नहीं दे रखा तो कैसे कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशेंट। A1 B2 C3, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे? यहीं पे लिख रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम एन। अगर एंगल नहीं दे रखे तो फॉर्मूला होता है a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए हो गया आपका 1 बाय रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 बाय रूट 14। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाय रूट 14, ये हो जाएगा 3 बाय रूट 14। ये आ गई क्या? डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें एंगल्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, इसे बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, तो इनकी कोसाइन वैल्यू को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एल हो गया कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एबीसी जो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, अगर हमें एंगल्स नहीं दे रखे तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। ए बी सी क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइन होता है एल इज इक्वल टू ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू, समझ गए, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। देखो जी, अब बताता हूं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले भी। अगर एक पॉइंट है सी जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इंटरनली मतलब बीच में है पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था 11th में?
3D ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्मूला होता है देखो, यहां पे वेक्टर में होता है m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। a वेक्टर होता है ये वाला, b वेक्टर होता है ये वाला। अब जैसे सपोज करो 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो m होगा 2, n होगा 1। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब है अगर जो पॉइंट है, पॉइंट सी ए बी लाइन के बाहर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से डिवाइड कर रहा है ये ए बी को m/n। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम होता है, ऊपर नीचे माइनस का फर्क आता है बस। m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है जी। अब एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर C मिड पॉइंट है ए बी का, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये आता है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, या सी वेक्टर या ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। मैंने बताया था ना, एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर कब होएगा, जब इसको ओ से, ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, ओ ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होएगा। क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक्स वाली वीडियो देखो जहाँ बेसिक्स बताए हैं वेक्टर के। ठीक है जी, पिछली से पिछली वीडियो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के हमारे को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। देखो पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो ये हो गया ओ पी वैक्टर आई प्लस 2j माइनस के, ये हो गया ओ क्यू वैक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के। आर पॉइंट 2:1 में कर रहा है। ठीक है, ओ पी वैक्टर क्या हो गया, ओ पी वैक्टर हो गया आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, उसके बाद ओ क्यू वैक्टर क्या हो गया, माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर चाहिए। आर जो है वो पी क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में कर रहा है, ये पी ये क्यू। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो मैं ओपी वेक्टर ही लिखूंगा ना जब ओ से कनेक्ट करते हैं। लेट लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एन क्यू आर। तो अब आर जो है पी क्यू को 2:1 में कर रहा है डिवाइड इंटरनली। पहला केस है इंटरनली, पहला केस डाल देता हूँ इंटरनली। ठीक है, ओ आर वैक्टर हो जाएगा ना, आर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर वैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, एम हो गया 2, एन हो गया 1। 2 बी वेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला, और ए वेक्टर कौन सा हुआ, पी वाला। तो ओ क्यू वेक्टर आ गया माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन 1। ए वेक्टर ये वाला आया आई प्लस 2j माइनस के अपॉन एम प्लस एन। 2 + 1 3। तो देखो माइनस 2i प्लस आई माइनस आई, 2j प्लस 2j 4j। ठीक है, प्लस 2 के माइनस के प्लस के अपॉन 3। तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है जी, क्लियर होगा। एक्सटर्नली वाला आप कर ही लोगे, ऊपर नीचे बस माइनस डालना है। ठीक है ना। 16 क्वेश्चन देखो भाई, 16 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो सबसे ऊपर है पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। इनका मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। पी है 2 3 4, क्यू है 4 1 -2। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, ये रफ स्केच बना दिया, ये पी है ये क्यू है। लेट आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लेट आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर हो जाएगा ना। ठीक है, तो आर मिड पॉइंट है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब ओ आर वेक्टर, ठीक है, ओ आर वेक्टर ले लिया। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या ले लिया, ओ आर वेक्टर, जो डिवाइड जो मिड पॉइंट है पी क्यू का, जो पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो ए वेक्टर हो गया पी, अगर आर का पोजीशन वेक्टर लिया है तो पी का ही पोजीशन वेक्टर लूंगा, ओ पी वेक्टर
प्लस ओ क्यू वैक्टर होल बाय 2। ओ पी वैक्टर बना दो। ओ पी वैक्टर क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, मतलब आई जे के डाल के लिख दो ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस ओ क्यू वैक्टर क्या होगा 4i प्लस जे माइनस 2k, 4i प्लस जे माइनस 2k होल बाय 2। तो 2i प्लस 4i 6i हो गया, 3j प्लस जे हो गया 4j, 4k माइनस 2k हो गया 2k बाय 2। तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला। ठीक है, डायरेक्शन हमें ऐसे ही चलनी है, मतलब पहले ऐसे चला ए बी वैक्टर, फिर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। मतलब ऐसे ही रखना हमें, जैसे ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, मतलब ए बी गया, फिर बी सी गया, फिर ए सी गया। तो ये ट्रायंगल लॉ होता है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ये ध्यान रखना। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी, ये डायगोनल खींच दिया। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, पहले ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ऐसे लाइक ट्रायंगल लॉ की तरह ही चलाया ना मैंने, पहले ये ऐसे चला, फिर ये वाला ऐसे चला, फिर ये वाला ऐसे चला, क्योंकि एक ट्रायंगल ही तो बन गया ए बी सी। ठीक है, अगर ये ऐसे चलेगा तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, ये भी ऐसे चला, ये ऐसे चलेगा तो ये भी ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी पे, जैसे लाइक इसको मैंने ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, तो ट्रायंगल लॉ से ए सी निकल जाएगा। ठीक है, तो ए सी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वही ट्रायंगल लॉ लगा दिया ना ऊपर वाला ही, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत, ट्रायंगल पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, डायगोनल खींच दिया, तो 2 ट्रायंगल बन गए, तो मैंने वही ट्रायंगल लॉ लगा दिया, ए बी वेक्टर, फिर ऐसे करा बी सी वेक्टर, तो ये ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर, ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, तो ये हो गया क्या ए प्लस बी। अब अगर मैं एक और डायगोनल खींच दूँ, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लूँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल, अब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी डी, यहाँ भी ट्रायंगल लॉ लगेगा। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल लॉ देखता हूँ ऊपर, तो ए बी वैक्टर ऐसे, बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर ए सी वैक्टर होता है। तो अगर ट्रायंगल लगाता हूँ, देखो ए बी वैक्टर, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, तो ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर होगा। ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर ए है, देखो ये बी था तो ये भी तो बी होगा, ये ए हो गया, बी डी वैक्टर पता ही नहीं है, इज इक्वल टू बी, तो बी डी वैक्टर हो जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है, अगर हमने ऐसे डायरेक्शन लिया, ठीक है, अगर हम ऐसे ना करके ऐसे ले लेते हैं, मेरी मर्जी है मैं कैसे ही लूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे लूँगा ना, तो फिर अगर ट्रायंगल लॉ से देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो ये ऐसे चलेगा, ये आपका देखो ए डी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, क्योंकि ऐसे चल रहा ना, देखो ना, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो फिर मैं लिखूंगा ए डी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर। अगर ऐसे करूंगा ए डी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, मतलब बी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, मतलब ए वैक्टर, तो डी बी आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो देख लेना अच्छे से, दोनों लॉ भी अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3 स्टार्ट करेंगे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।